गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यार रिकॉर्डिंग में कुछ इश्यूज आ रहे थे तो प्रोबेबली आज सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए। मैंने मेल किया है तो इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ रिकॉर्डिंग सभी प्रीवियस दो लेक्चर्स की। ठीक है, तो आज आई थिंक टिल इवनिंग और नाइट आई थिंक प्रोबेबली इट विल बी डन। ठीक है, चलो तो अपन लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने बोला था यार अपन ने क्वेश्चंस तो कर लिए हैं, अपन कुछ आगे बढ़ेंगे। कुछ पैटर्न तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जिसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। टाइप 8 ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, है ना। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं बताऊंगा आपको, और आज के इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना ही सीखेंगे हम लोग के। कुछ बेसिक पॉइंट है जहां पे आप लोगों को दिक्कत आती आएगी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, तो उनको आज अपन सॉर्ट आउट करेंगे। हाँ अदिति, मैंने वही बोला कि आई वॉज अनेबल टू अपलोड द रिकॉर्डिंग्स बिकॉज facing some issues in the recordings, so that's why I was unable to do. Probably today it will sort out, so by today night probably it will be uploaded. देखो इसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चंस में क्वेश्चन किया था बेटा। हाँ डाउट्स अपन डिस्कस करते हैं, पहले एक बार ये कर लेंगे तो आधे ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1/2। हमने एक क्वेश्चन किया था इस पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, याद है क्या? फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसी पैटर्न पे किया था, शायद क्वेश्चन दूसरा था, है ना। आज मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको बताने वाला हूं इसी का दूसरा पार्ट, देयर जनरल सॉल्यूशन, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद करना, बुकलेट का ही क्वेश्चन है अपने। ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा आज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब आपको क्या करना है? जनरल सॉल्यूशन निकालना है, इसका मतलब आपको करना है ए की वैल्यू निकालनी है एंड बी की वैल्यू निकालनी है कि भाई ए और बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब जैसे जनरल सॉल्यूशन निकालना आपको आता है कि इसका अगर आप ए माइनस बी करोगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा 2n पाए 10 2 थीटा इक्वल टू 2 भी निकाल लेंगे। ए माइनस बी इज इक्वल टू 2n पाए प्लस माइनस पाई बाय 3। ठीक है, हाँ बेटा वो मैं सब सॉल्व कर लूंगा बाद में, बट पहले जो मैं समझा रहा हूँ ना उस पर ध्यान दो सबसे पहले। और a प्लस बी का भी आप सॉल्यूशन लिख सकते हो कि a प्लस बी कितना होना चाहिए। यहाँ पे n कितना होना चाहिए? n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर होना चाहिए दोस्तों। अब a प्लस बी का सॉल्यूशन लिखोगे तो यहाँ पे देखना आप लोग कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाय 6, और n बिलोंग्स टू z लिखूंगा। ठीक है, तो ये फंडा तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन लिख लिया है और यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन लिख लिया। पर मुझे ये बताओ, सोच के बताना मेरा क्वेश्चन क्या है, उस पर थोड़ा सोचना और फिर बताना। क्या मेरे पास ये कंपल्शन है कि जो n की वैल्यू यहाँ है वही n की वैल्यू यहाँ आनी चाहिए? इज देयर एनी कंपल्शन लाइक दैट कि आई हैव टू चूज द सेम वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हियर एंड हियर? नो, देर इज नो कंपल्शन, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन भी देखा था। जैसे यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री होता है और ये 30 डिग्री होता है, ये 60 की जगह अगर 300 डिग्री होता है और ये 150 डिग्री होता है, तो भी सॉल्यूशंस आने लगेंगे, बहुत सारे सेट ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, राइट। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए यहाँ पे मुझे ये पता है कि n दोनों सेम नहीं होंगे तो भी चलेंगे। तो जब n सेम नहीं होंगे तो मैं वेरिएबल ही दूसरा ले लेता हूँ ना यार, मैं ये कर देता हूँ। तो ये दो दो वेरिएबल भी आपको कहीं कहीं आंसर्स में नजर आने लगेंगे, तो एक थॉट इस टाइप का जरूर दे देना। अब आप क्या करोगे, दो इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास,
इनमें से दोनों को ऐड करोगे, 2a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2n पाई प्लस m पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 प्लस माइनस 1 की पावर m पाई बाय 6। और भाई साहब अब a की वैल्यू निकाल लेना। अभी a की वैल्यू निकाल लोगे, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो b की वैल्यू निकाल लोगे। n पाई प्लस m पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 6 प्लस माइनस 1 की पावर m पाई बाय 12। वो दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 2b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा m पाई माइनस 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर m। और ये माइनस प्लस प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस लिख दिया, जस्ट ऑपोजिट आ गया, वैसे फर्क उससे कुछ नहीं पड़ रहा है आई थिंक। और b की वैल्यू निकाल लेना। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर द जनरल सॉल्यूशन। एंड इन दिस जनरल सॉल्यूशन, ये जो जनरल सॉल्यूशन ए का आपके पास आ रहा है, इसमें एन और एम की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, आपकी मर्जी, चल जाएगा, काम हो जाएगा आपका। जो इनफाइनाइट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आएंगे, वो सारे एन और एम की अलग 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 इनफाइनाइट डिफरेंट वैल्यूज के लिए एक ही इनफाइनाइट डिफरेंट वैल्यूज आपको आती हुई नजर आएंगी। तो कहीं भी दो वेरिएबल है तो हमेशा एक वेरिएबल चूज करोगे, जरूरी नहीं है। मतलब हम अभी तक जहां भी देख रहे थे, कहीं कुछ इस टाइप के सिनारियो बन रहे थे कि एक ही वेरिएबल यूज करेंगे तो चल जाता है, अलग अलग भी चूज करोगे तो भी चल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। बट हम एक ही वेरिएबल इन दैट, उस केस में हम एक ही वेरिएबल डालते हैं। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल भी चूज करेंगे, तो बिल्कुल डरना मत जब ये देखो जब। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ सिद्धार्थ, कर सकते हो आप। नहीं नहीं, 2b की वैल्यू इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके कर ले दोस्त, इतनी मेहनत क्यों करना है। देखो ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, 1 प्लस 2 तूने किया है, तो 2 माइनस 1 कर दे तो तेरे को b की वैल्यू मिल जाएगी। चलो बढ़ जाऊँ आगे। एक क्वेश्चन कोई पूछ रहा था छोटा सा, मैं बता देता हूँ। टेन ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू 2 के जनरल सॉल्यूशन आपको बताना है। टेन ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको पता है, ये मैंने कुछ इस टाइप से आपको बताया था, क्या देखो, टेन ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा टाइप के लिख दो, और इसमें ये बोल दो, राइट, बिल्कुल सही सिद्धांत। आप ये बोल दो कि 10 ऑफ अल्फा, हाँ मैं बता दूंगा, 10 अल्फा इज इक्वल टू 2 अगर आप बोलोगे, तो अल्फा को आप क्या बोलोगे, 10 इनवर्स 2 बोलना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस केस में जो अल्फा प्रिंसिपल एंगल होता है बेटा, वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की, मतलब ये जो इनवर्स की वैल्यू आएगी ना, 10 इनवर्स 2 जो वैल्यू आएगी इन, मैंने बताया अगर एंगल नोन नहीं है, वैल्यू नोन नहीं है, तो हम इनवर्स के फंडे को यूज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 की जगह 1 होता तो मैं अल्फा को पाई बाय 4 बोल देता, बट 2 पे मुझे नहीं पता है, पाई बाय 4 से कुछ बड़ा एंगल आएगा, कितना बड़ा आएगा मुझे नहीं पता। इनफैक्ट 60 डिग्री से भी बड़ा आएगा, क्योंकि 60 डिग्री पे भी √3 वैल्यू होती है। तो ठीक है, जो वैल्यू आएगी वो ये होगी, ये होगी। तो अल्फा की वैल्यू ये होगी, तो यहाँ पे आप अगर 2 थीटा को लिखोगे, तो 2 थीटा आपके पास आएगा n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह आप लिखना 10 इनवर्स 2। और अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालना है, तो आप सिंपल ये कर देना n पाई बाय 2 प्लस
tan इनवर्स 2/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ टेन टू थीटा करके सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही तो लिखा है, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा के फॉर्मेट में सिर्फ थीटा की जगह टू थीटा लिखा हो। तो अगर आप इसमें टेन टू थीटा का फॉर्मूला लगा के क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करते हो तो ठीक है, बट इट डजंट मेक मच सेंस ज्यादा, ठीक है जैसे। हाँ, ऑप्शन मैच कराने के लिए एक बार हो सकता है। फोर्थ सम तो करवा दिया ना बेटा एक बार मैंने, वो पैटर्न पूरा करवा दिया है मैंने, फोर्थ वाला। ये कैसे पता करोगे? ये -π/2 से π/, ये डिफाइन ही किया भाई हमने कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो -π/2 से π/2 के बीच में एक वैल्यू तो आएगी। अगर आप देखोगे भी, 10 का ग्राफ पता है आपको? ये 10 का ग्राफ होता है, तो भाई -π/2 से π/2 के बीच में ना सारी वैल्यूज एक बार कवर कर लेता है 10। और 10 की जो रेंज भी होती है वो ऑल द रियल वैल्यूज होती है। 10 की रेंज होती है ऑल द रियल वैल्यूज। तो इफ यू आर टेकिंग एनी नेगेटिव वैल्यू, अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, कोई भी नेगेटिव वैल्यू मान लो आ रही है, यहाँ अगर 2 की जगह कुछ भी नेगेटिव वैल्यूज लिखी हुई है, ये में से कुछ भी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी, या जैसे यहाँ 2 पॉजिटिव वैल्यू लिखी है तो पॉजिटिव वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। तो भाई हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक ना एक एंगल आपको -π/2 से π/2 के बीच में एग्जैक्टली एक एंगल मिल जाएगा। यही तो मैंने समझाया था ना पहले, ये मिल गया। नेगेटिव के लिए -π/2 टू +π/2 मिलेगा, पॉजिटिव के लिए 0 टू π/2 मिलेगा। तो एक एंगल तो मिल ही जाएगा। और इसकी वैल्यू मैंने आपको एक बार बताई तो थी कि 10 इनवर्स 3/2 करके मैंने एक वैल्यू बताई थी ना, 10 इनवर्स 3/2 का एग्जाम्पल दिया था। और आपने खुद ने ही, आप लोगों ने बोल दिया था फाइनली जब मैं बता रहा था उसी टाइम कि सर ये 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में लाई करेगी, समवेयर बिटवीन 45 टू 60 लाई करेगी। तो बेसिक एनालिसिस से पता चलेगा बेटा। यस डेफिनेटली, यही तो रेंज का फंडा होता है। नहीं अभी, अब मैं क्वेश्चंस बाद में कराऊंगा बेटा, अब मैं मेरे क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है? तो देर आर फ्यू क्वेश्चंस विच आई नीड टू सॉल्व फॉर यू, कि आप एक बार उनको सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा। अब मान लो एक क्वेश्चन आपको इस टाइप से आ गया, साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा। नाइन्थ क्वेश्चन है इन चैप्टर 2 का। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? sin 3 थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो फंडा वही है, सिंपल। कि आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 3 थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n इंटू 2 थीटा, वेयर n कैन बी एनी इंटीजर। फंडा सेम एज इट इज ही काम करने वाला है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। बट द थिंग इज, आपको निकाल के देना है थीटा की वैल्यू। आपको किसकी वैल्यू निकालना है? आपको निकालना है थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे आपने थीटा की वैल्यू तो निकाली नहीं, क्योंकि थीटा की वैल्यू थीटा के टर्म में तो आप दे ही नहीं सकते हो भाई, है ना? ये कौन सा जवाब हो गया कि थीटा की वैल्यू आप थीटा के टर्म में दे रहे हो? थीटा की वैल्यू तो n और पाई और इन नंबर्स के टर्म में आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे देखो ये -1 की पावर n जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। -1 की पावर n प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम इसको कर देंगे कि n अगर इवन हो गया, n अगर इवन नंबर हो गया तो क्या होगा, और n अगर ऑड नंबर हो गया तो क्या हो गया। ये इसीलिए कर रहा हूं मैं कि n जो हो गया, मान लो वो 2m के टाइप का हो गया, 2m टाइप का हो गया, और यहाँ पे n जो है वो 2m+1 टाइप का हो गया। ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। यहाँ पे n इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है, मतलब ऑल द
integer values are possible, whether they are even or odd. But now what I am doing is I am taking two cases where in one case n is even and the other case is n is odd. तो when n is even, ध्यान देना, थोड़ा सा पूरा सॉल्यूशन देखना जब क्लियरिटी आएगी। तो यहाँ पे मैं 3 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 3 थीटा को लिख सकता हूँ 2m पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2m 2 थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज गौर करना अब आप, कि 2m पाई के साथ में ये प्लस 2 थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि -1 की पावर अगर आपने इवन नंबर कर दिए तो आपको +1 मिलता है, और यहाँ पे जब आप ऑड नंबर में घुसने की कोशिश करोगे तो ये 2m प्लस 1 पाई -2 थीटा मिल जाएगा। या फिर आप अभी माइनस मत लिखो, आप लिख लो प्लस -1 की पावर 2m प्लस 1। और जरा मेरे को बताओ कि अगर मैं ऑड पावर लेता हूं -1 की, तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए? अगर ऑड पावर लेता हूं तो -2 थीटा आना चाहिए। तो ये अब आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए, कभी भी अगर ऐसी लिखने की जरूरत पड़ती है ऐसी सिचुएशंस की, तो ये आ जाएगा बेटा। सो देयरफॉर 2 थीटा को इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2m पाई, और यहाँ पे थीटा को इधर लेके आएंगे तो 5 थीटा इज इक्वल टू, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 5। तो ये 2m पाई भी चलेगा और 2m प्लस 1 पाई बाय 5 भी चलेगा। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अगर इस टाइप की सिचुएशन आएगी तो। इसको नोट कर लो पहले तो। बेटा ये इससे और इजी मेथड क्या लाएंगे अपन? मतलब और दूसरी मेथड में क्यों घुसना है अपन को? वैसे तो कर पाएंगे इसको दूसरी मेथड से भी प्रोबेबली। हाँ, इसकी वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू का यूनियन है। अगर दूसरी मेथड की बात करेंगे तो प्रोबेबली वी कैन प्रोसीड इन द वे साइन ऑफ 3 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 0। हाँ, इधर से भी प्रोसीड हो जाना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो क्योंकि ये डायरेक्टली फॉर्मेट में ही लिखा था साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा में, तो डायरेक्टली जनरल सॉल्यूशन लिख के चालू कर सकते हो। यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, जिसको लिख दो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। हाँ, ये भी इजी है। इंटू नहीं नहीं, ये आ जाएगा 2 साइन कॉस 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। सो देयरफॉर दो सॉल्यूशन आने चाहिए, एक बोलेगा कॉस ऑफ 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, और एक बोलेगा कि साइन थीटा बाई 2 को 0 लिख दो तो भी चल जाएगा। तो ये बोलेगा कि 5 थीटा बाई 2 जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आना चाहिए, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आना चाहिए। ये 2 से 2 उड़ जाएगा, तो ये हते को दे देगा 2n प्लस 1। हाँ बिल्कुल, दूसरी मेथड भी अच्छी है, इजी है। ये आ जाएगा ये, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपने 2n प्लस 1।
और ये वाला भी आपको दूसरा जो बचा हुआ सॉल्यूशन है वो दे देगा कि θ/2 इज इक्वल टू n पाई, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, जो कि आपके पास ये वाला सॉल्यूशन चल जाएगा ये भी। हाँ मैं भेज दूंगा बेटा आज, आज आई विल ट्राई, उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल दूंगा। तो बिल्कुल सेकंड मेथड भी काम करेगी, आपका दिमाग काम करना चाहिए। अब जैसे मेरे दिमाग में देख के ये क्लिक किया, मैंने इधर सोचा ही नहीं, किसी ने बोला सर सेकंड मेथड, तो मेरे को समझ में आ गया कि हाँ इधर ले जाके भी तो सॉल्व कर सकते हैं अपन। ठीक है भाई, है ना। चल बढ़ जाए आगे अब। कॉपी कर लो। चलो कुछ पैटर्न, एक और बहुत प्यारा सा पैटर्न है, उसको मैं आपको बताता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर जेड। तो क्या वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड की? आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो देखो, अगर आपको इसमें किसी बोल रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है ना, एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो अब मुझे ये बताओ, ये साइन स्क्वायर एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? साइन स्क्वायर एक्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? इसकी रेंज होगी 0 to 1, होगी भाई। कॉस स्क्वायर वाई की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? इसकी भी 0 to 1 होगी दोस्तों। और ये मुझे बताओ कि ये 2 sec स्क्वायर जेड की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 2 sec स्क्वायर जेड की। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, सेक स्क्वायर जेड की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी 1 से लेके इनफाइनाइट दोस्तों, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 sec स्क्वायर जेड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 to infinity। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या चल रहा है, और आपको ये भी ध्यान रखना, एक्स वाई और जेड को आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो देयर वुड बी ओनली वन केस पॉसिबल व्हेन दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू विल बी 2, बिकॉज इसके अलावा इन दोनों टर्म का जो भी समेशन आएगा वो हमेशा 2 या 2 से छोटा ही आने वाला है, और ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा ही आने वाला है। तो सिर्फ एक ही केस बनता है कि भाई कुछ इस टाइप का सिनारियो बन जाए लाइफ में कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू 1 हो जाए, और सेक स्क्वायर जेड की वैल्यू 2 हो जाए। अब अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो साइक सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है।
साइन स्क्वायर एक्स का जनरल सॉल्यूशन कितना होगा? एक्स इज इक्वल टू 2n+1 π/2 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 का जनरल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू एम पाई हो जाएगा। और सेक स्क्वायर जेड का sec square z is equal to 2, sorry, twice of sec square z equal to 2, so sec square z is equal to 1 and sec square z is equal to 1 वहीं पे होता है जहाँ पे sec square 1 होगा। तो z is equal to यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं k पाए, वेयर n आपकी मर्जी जो इंटीजर लेना है चूज कर लो, m आपकी मर्जी जो इंटीजर लेना है चूज कर लो, और k भी आपकी मर्जी जो भी इंटीजर लेना है आप इसको भी चूज कर सकते हो। तो ये कुछ भी कॉम्बिनेशन ले लो, आपके पास आंसर आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कॉम्बिनेशन का, अगर n की वैल्यू 0 ले लेता हूँ तो ये π/2 आ गया x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पे सपोज 10 ले लेता हूँ तो 10 पाई आ गया, और z की वैल्यू सपोज 100 ले लेता हूँ या -100 ले लेता हूँ तो -100 पाई आ गया। ये एक सॉल्यूशन सेट हो जाएगा एक्स वाई जेड का, x, y, z का। आया क्या समझ में? क्या इसको मैंने रेंज से कंपेयर किया है? रेंज मेरे को परमिट ही नहीं कर रही है, रेंज बस इसी केस में मुझे परमिट कर रही है। तो ये बस एक एग्जांपल मैंने ले लिया इन केस अगर आपको कंफ्यूजन हो। तो मैंने जैसे लास्ट क्लास में एक 7th नंबर का पैटर्न चूज किया था, मैंने बोला रेंज को कंपेयर करना भाई। तो इस तरीके से इसमें रेंज को कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, यू कैन टेक एनी वैल्यूज ऑफ m, n और k, है ना। इसको बेटा कुछ नहीं किया है मैंने, कंपेयर किया है कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मतलब साइन स्क्वायर 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, कॉस स्क्वायर भी 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, और टू सेक स्क्वायर जेड। तो सेक स्क्वायर की रेंज होती है, सेक की रेंज होती है माइनस, सेक स्क्वायर की रेंज होती है 1 टू इन्फिनिटी, राइट। सेक की रेंज होती है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 टू इन्फिनिटी, इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 टू इन्फिनिटी। अब एक ही केस पॉसिबल होता है जब इन दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाए और इसकी वैल्यू 2 हो जाए, अदरवाइज ये हमेशा 2 से छोटा होगा। इन दोनों को ऐड भी करोगे जिससे एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंट है तो 0 मिनिमम आएगा और 2 मैक्सिमम आएगा। तो ये एक ही पॉसिबल केस बनता है ये वाला। तो दोनों को 2, दोनों का समेशन को 2 करने के लिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये पूरे को 2 होना पड़ेगा, उसके हिसाब से सॉल्यूशन लिखते हैं। वी कैन टेक एनी वैल्यूज ऑफ m एंड k। एक्चुअली जब आप सॉल्यूशन लिखोगे ना तो आपका सॉल्यूशन ये होना चाहिए, x इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इक्वल टू दिस, जिसमें n कैन बी एनीथिंग, एनी इंटीजर, m कैन बी एनी इंटीजर, k एज वेल एनी इंटीजर। ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा कि ये सारे ये थॉट प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी, मैथमेटिकल सॉल्विंग से ज्यादा लॉजिकल सॉल्विंग रहेगी। इसमें अभी आपको इशू आ सकते हैं, अभी स्टार्टिंग में आपने इक्वेशन इन इक्वेशन पढ़ा भी नहीं है तो अभी इशू आएंगे, बाद में सॉर्ट आउट हो जाएंगे विद टाइम। अब एक चीज, नई चीज बता रहा हूँ मैं, ध्यान देना। ट्रिग्नोमेट्री की रेंज में मैंने कवर नहीं करी थी, मैंने बोला था मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या होता है मैथ्स में, फंडा ये होता है कि अगर एक एक्स नंबर है
और एक 1/x है। ये क्या है? x और 1/x दो नंबर है। x पॉजिटिव है, सपोज x क्या है, सपोज पॉजिटिव है, x इज ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है x प्लस 1/x, एग्जाम्पल में दे देता हूं यहाँ पे। मान लो अगर x इज इक्वल टू 2 है तो आपके पास 2 प्लस 1/2 आएगा। x इज इक्वल टू 3 है तो आपके पास 3 प्लस 1/3 आएगा। x इज इक्वल टू 4 है तो आपके पास 4 प्लस 1/4 आएगा, एंड सो ऑन। कुछ इस टाइप की वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0.1 है तो आपकी वैल्यू 0.1 प्लस 1/0.1 आएगी। अब यहाँ पे एक चीज आप देखना कि इसकी जो वैल्यू है x प्लस 1/x की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी आएगी, हमेशा 2 से बड़ी ही आएगी। जैसे कि आप ये वैल्यू देखो, ये 2 से बड़ी होगी, ये वैल्यू 2 से बड़ी होगी, ये भी वैल्यू 2 से बड़ी होगी, और इनफैक्ट जब आपने 0.1 पुट किया तो भी 2 से बड़ी होगी। हर एक वैल्यू 2 से बड़ी होगी। सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे एक केस आपके पास ऐसा आएगा जिसमें 1 प्लस 1/1 आप करोगे तो इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये 2 के बराबर होगी। ये केस होगा जो मिनिमम वैल्यू देगा इसका। इसका क्या देगा? मिनिमम वैल्यू, दिस 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का एडिशन हमेशा 2 से बड़ा होता है अगर x पॉजिटिव होता है तो। ये क्लियर है सबको? मैंने रिजल्ट बताया, रीजन अभी नहीं बताया। इसका एक बहुत प्यारा सा रीजन होता है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से, बट वो मैं जब आपको सीक्वेंस एंड सीरीज बताऊंगा ना बेटा, जब बता दूंगा। अभी ठीक है, हाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो बस। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो बस। ठीक है, यहीं पे दूसरा सिर्फ सिनेरियो ये आता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी अगर x लेस देन 0 है तो। तो क्या होगा अगर नेगेटिव वैल्यू है? तो आप समझो कि अगर मैं x की जगह -2 ले लूंगा, -3 ले लूंगा, -4, तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी। सिर्फ डिफरेंस यही है। तो अगर ये 2 से बड़ी है तो उस केस में जो वैल्यू आती है ना वो सारी -2 से छोटी आती है। सिर्फ इसका नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। जब 2 से इंफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो कब आ जाएगी? क्या हो जाएगा? -∞ to -2 हो जाएगा। और ये जो -2 आएगा, ये -2 कब आएगा? तो ये -2 आएगा जब x इज इक्वल टू -1 होगा। जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू +1 था, जैसे ही यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा। इनफैक्ट इनफैक्ट ये जो एक्सट्रीम वैल्यू आती है ना 2, जब आती है जब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हो जाती है, मतलब x इज इक्वल टू 1/x आ जाता है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाता है, तो x इक्वल टू प्लस और -1 आता है। अब +1 के केस में यहाँ पे आएगा क्योंकि x पॉजिटिव ले रहा है, और -1 के केस में -2 आएगा जब x नेगेटिव ले रहा है। सोल्व इसी तरीके से होंगी। तो ये जो वैल्यू आती है ना, मिनिमम कब आती है, ये मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आती है, ये जब ये दोनों इंडिविजुअल टर्म्स होती है ना, ये दोनों बराबर हो जाती हैं उस टाइम पे आती है।
तो ये भी थोड़ी सी चीज ध्यान रखना। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये दोनों चीज तो लिख ही लेना आप। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर मुझे वैल्यू निकालनी है साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स की रेंज, तो आप बोलोगे कि सर देखो साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स आपके पास है, साइन एक्स प्लस 1/sin x। अरे दोस्तों ये तो यही सिनारियो हो गया। फिर आप बोलोगे सर ये तो हमेशा 2 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो इसका जो फाइनल आंसर है मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से -2 लाई कर सकता है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक लाई कर सकता है। समझ में आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से -2 अगर साइन एक्स नेगेटिव है तो, अगर सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसके बीच में वैल्यू आएंगी, और अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसमें वैल्यू आएंगी। डायरेक्टली लिख दो उसको, कोई दिक्कत। देखो इसमें भी लिमिटेशंस हैं बेटा, दिस इज नॉट द 100% थिंग विच आई टोल्ड यू राइट नाउ। ठीक है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। अब इसमें जो लिमिटेशंस है ना वो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बाद बताऊं। स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे साइन एक्स और 1/sin x लिखा है इसीलिए ये चलेगा। बट अगर यहाँ पे और कुछ चेंज आता, मान लो अगर यहाँ पे मैं 2 लिख देता, साइन एक्स प्लस 2 कॉसेक एक्स लिख देता, तो ये फंडा ये हो जाता कि साइन एक्स प्लस 2/sin x हो जाता। या फिर मैं ऐसा लिख देता 2 sin x प्लस कॉसेक एक्स। अगर ये क्वेश्चन दे देता तो आप करते 2 sin x प्लस 1/sin x। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला फंडा चल जाता, ये x इक्वल टू 1/x पे मिनिमम वैल्यू इस टाइप से ये वाला फंडा चलता। इस पे नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? चलता ये सारी चीजों में अभी डिटेल में नहीं घुसूंगा, अगर कोई टाइम मिला तो मैं जरूर बताऊंगा। बट अभी के लिए सिर्फ आप नंबर और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू पे ध्यान दे देना। यार वो बताने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा, नहीं तो आप डरोगे फालतू में, टाइम वेस्ट होगा अपना भी। मैं नहीं बताऊंगा अभी, अगर जरूरत पड़ी इन केस किसी क्वेश्चन में तो मैं इसके थोड़े और डिटेल में जाने की कोशिश करूंगा। नहीं तो इसका डिटेल जो है, इसका रीजन जो है वो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सीक्वेंस एंड सीरीज करके चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें सीखेंगे ऐसा क्यों होता है। और ये वाली जो पार्ट है इसको हम सीखेंगे जब कैलकुलस पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक, वही मैंने क्या बोला, मैथ्स कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही चैप्टर में उसको इंक्लूड कर दो। देर आर थिंग्स विच यू विल बी लर्निंग इन फ्यूचर, से इन द नेक्स्ट 1 year और नेक्स्ट 1.5 year, देन यू विल एबल टू एनालिसिस दिस थिंग्स प्रॉपरली। तो अभी के लिए थोड़ी थोड़ी करके चीजें सीखते हैं, जो जरूरत पड़ती जाएंगी उनको सीखते जाएंगे। ठीक है, तो ये आई होप। TWT का टेंशन मत लो बेटा, ऐसी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी जो नहीं हो। और एक आधी चीज आ भी गई तो ठीक है, सबके लिए एकदम नहीं होगी, या सबने नहीं पढ़ी होंगी, तो डोंट वरी अबाउट इट। चलो अब एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको। 2 ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ x² प्लस x/2 6 इज इक्वल टू 2 raised to the power x प्लस 2 raised to the power -x।
तो ये सारे सब अपने अपने दुनिया में अभी के लिए आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, इसको देख के आप ये समझो कि यार ट्रिगो इन्वॉल्व और एलजेब्रा इन्वॉल्व, ट्रिगो इन्वॉल्व है, एलजेब्रा इन्वॉल्व है, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, कॉस की टर्म में है, और ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वेरिएबल एक ही यूज हुआ है, यहाँ पे भी एक्स यूज हुआ है, यहाँ पे भी एक्स यूज हुआ है। अरे ये राइट हैंड साइड वाले को देख के कुछ याद आ रहा है क्या आपको? ये जो राइट हैंड साइड वाली चीजें हैं, इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या? आपको ये याद आना चाहिए कि सर ये वाला जो है, हाँ ये वाला जो है राइट हैंड साइड वाला, ये तो कुछ इस टाइप से है, x प्लस वन बाय एक्स। इसकी रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक आएगी? वो टू टू इन्फिनिटी आएगी। वो नेगेटिव भी नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जो टू की पावर एक्स आपने लिखा है, कैपिटल एक्स, ये जो चीज होती है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। टू की पावर कुछ भी आप डाल दोगे, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बेटा, कि टू की पावर एक्स जो वैल्यू होती है ये तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अब इसको अभी तक आप पहली बार हो सकता है आप इसको सुनो, बट आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखो, वन की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो यार, टू पुट कर दो, थ्री पुट कर दो, फोर पुट कर दो, माइनस वन भी पुट करोगे तो वन बाई टू हो जाएगी, माइनस टू पुट करोगे तो वन बाय फोर हो जाएगी। तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होने वाली, और ये हमेशा पॉजिटिव होने वाली है। तो भाई दो पॉजिटिव और उसके रेसिप्रोकल का समेशन हमेशा टू या टू से बड़ा ही होने वाला है। और टू के बराबर कब होगा? जब कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? वन होगा। कैपिटल एक्स मतलब टू की पावर एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? वन होगा। अब टू की पावर एक्स इक्वल टू वन कब होगा दोस्तों, जरा बताओ तो, जब एक्स इक्वल टू जीरो होगा जब तो होगा, राइट। फंडा समझ में आया? बहुत उसने दुनियादारी क्वेश्चन ने अपनी चला ली। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, नहीं तो बहुत कॉमन पैटर्न है ये, बहुत कॉमन पैटर्न है। नेक्स्ट ईयर तक आप अच्छे से सॉल्व करना सीख जाओगे इस पैटर्न को, इस तरीके के क्वेश्चंस को। एक बार वो रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर आपने टू की पावर एक्स को एक्स पुट किया, कैपिटल एक्स पुट किया, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस टाइप में कन्वर्ट हो गया, राइट, नंबर और उसका रेसिप्रोकल। और ये टू की पावर एक्स वाला जो चीज है, ये भी ऑलवेज क्या होने वाला है भाई? पॉजिटिव होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो बेटा, है ना, वो हमेशा क्या आने वाला है? पॉजिटिव ही आने वाला है। टू की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, एक्स की आपकी जो भी मर्जी वो वैल्यू पुट कर दो। क्यों होने वाला है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली आप सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करके देख लो अभी के लिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, जो पुट करना है पुट कर लो, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, कुछ भी पुट कर दो। जैसे माइनस टू पुट करोगे, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर इन केस आपको कंफ्यूजन है तो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पुट करोगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट एक्स की पावर माइनस टू, सॉरी, यू विल गेट टू की पावर माइनस टू। और टू की पावर माइनस टू का मतलब क्या होता है? वन अपॉन में टू की पावर टू, और वन अपॉन में टू की पावर टू का मतलब होता है वन बाय फोर। तो पॉजिटिव ही आई ना भाई, तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। और अगर एक नंबर उसका रेसिप्रोकल है तो उसकी रेंज हमेशा टू या टू से बड़ी होती है। और मैंने ये पूछा कि भाई टू कब होगी, तो आप बोलोगे टू कब होगी, तो आप बोलोगे सर ये टू जब होता है जब ये एक्स वन होता है, अभी लास्ट स्लाइड में मैंने बताया, एक्स वन होता है, कैपिटल एक्स वन होता है, कैपिटल एक्स टू की पावर एक्स है, तो टू की पावर एक्स वन होगा। और टू की पावर एक्स वन कब होगा दोस्तों? किसी की भी पावर वन कब होती है? जब दैट पावर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो वन होती है, तो एक्स की वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, तो खैर वापस आऊंगा इस चीज पे, उसके पहले कुछ बेसिक चीज समझ लो। किसने बोला स्क्वायर रूट टू हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा?
स्क्वायर रूट टू की नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, स्क्वायर रूट टू हमेशा स्क्वायर रूट टू ही होता है बस, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब मुझे जरा ये बताओ, अब वापस से मैं इधर आता हूँ ना, इस वाले सिनारियो पे आता हूँ। ये हो गया एल्जेब्रिक। ये बोलता है भाई कुछ भी कर लो तुम, एक्स की वैल्यू आपकी जो मर्जी वो पुट कर लो आप, एक्स की वैल्यू जो मर्जी आप पुट कर लो, मैं तो भाई टू से लेके इन्फिनिटी तक जाऊंगा, है ना। यही बात हुई थी कि नंबर उसका रेसिप्रोकल, ये हुआ। बेटा पहले आप आपका दिमाग मत लगाओ, पहले मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ लो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर विश्वास कर लो, फिर आपका दिमाग लगाओ, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सारी चीज उस पर परफेक्टली बैठ जाएगी। बट थोड़ा सा फोकस अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर कर लो, फिर अपना दिमाग लगाना थोड़ा, नहीं तो आप घर पे बैठ के भी लगा सकते हो, फिर डाउट पूछ लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट करो जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, ये हमेशा टू से इन्फिनिटी के बीच में लगेगा, इसके बारे में और सोच लेना, लास्ट स्लाइड और इस स्लाइड को मिक्स करोगे समझ में आ जाएगा। ये 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 सारी चीजें आ जाएंगी समझ में, थोड़ा सोचोगे तो भी। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताओ कि भाई साहब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, लेफ्ट हैंड साइड की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, टू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई सिक्स में। तो आप बोलोगे सर ये तो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री, और भाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कॉस स्क्वायर है, कौन सा पार्ट, ये वाला जो कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर लाई करता है, कॉस की वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो जीरो से लेके वन तक लाई करोगे, और जीरो से लेके वन तक को जब टू से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो से लेके टू तक लाई करेगा। आ रहा है क्या समझ में। तो ये जीरो से लेके टू के बीच में लाई करेगा, तो आप बोलोगे सर देखो इसमें बस एक ही केस बनेगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की अपनी अपनी आ जाए, इसके अलावा अगर आपका कुछ भी आया तो एलएचएस तो आरएचएस को कभी आप लाइफ में इक्वल कर ही नहीं सकते हो। ये इक्वल दोनों जब ही आएंगे जब ये भाई साहब भी टू वैल्यू आ जाए और इन भाई साहब की भी टू वैल्यू आ जाए, दोनों की साइमल्टेनियसली टू आ जाए, तो ही ये पॉसिबल है। अच्छा अब इसकी टू कब आएगी, इसकी टू एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए आएगी, वो हमने कहा निकाला, वो हमने ये निकाला कि भाई इसकी वैल्यू टू कब आएगी। तो मैंने बोला कि कैपिटल एक्स को क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था, जब एक्स वन होगा तो इसकी एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू टू होगी, तो कैपिटल एक्स वन होगा, टू की पावर एक्स वन होगा, तो एक्स की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू जीरो अकेली ऐसी वैल्यू रहेगी, एक्स की वैल्यू जीरो अकेली ऐसी रहेगी जब ये जो भाई साहब हैं ये टू वैल्यू लेके आएंगे, इसके अलावा आप एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे इस केस में तो हमेशा टू से बड़ी वैल्यू आने वाली है, हमेशा टू से बड़ी वैल्यू आने, प्रैक्टिकली आप करके भी देख लो, आप पुट करके देख लो, यहाँ पे वन पुट करके देख लो, टू प्लस वन बाई टू आ जाएगा, टू से बड़ी आ जाएगी, थ्री पुट करके कुछ भी, माइनस वन पुट करके देख लो, माइनस टू पुट करके देख लो, ये भाई साहब हमेशा टू से बड़े जाएंगे। ये टू जब ही आएंगे जब एक्स इक्वल टू जीरो होगी, इसके अलावा हमेशा ये टू से बड़े आएंगे, है ना। और ये वाला टू कब होगा, ये वाला टू क्या एक बार आएगा, ये तो टू एक ही बार आएगा क्योंकि ये एल्जेब्रिक है, ये टू इनफाइनाइट बार आएगा बेटा, एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए ये आ सकता है, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स यहाँ पे आ सकती है जिसके लिए ये वाला एक्सप्रेशन टू हो। बट दोस्तों आपके पास मजेदार चीज तो इस क्वेश्चन में ये है, ध्यान देना, एक्स की मैं बहुत सारी वैल्यूज ले सकता हूं जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है ना बाई सिक्स, कुछ ऐसा हो कि कॉस स्क्वायर की वैल्यू प्लस वन आ जाए, राइट। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री पता है आपको अपने आप को बार बार रिपीट करने की आदत है इसको, ये अपने आप को रिपीट करता है, तो ये इनफाइनाइट बार टू आ सकता है, ये जो एक्सप्रेशन है इनफाइनाइट बाय टू आ सकता है, बट इनफाइनाइट बार ये तो टू नहीं आ सकता ना, ये तो बेचारा एक ही बार आएगा। और वेरिएबल सेम यूज कर रहे हो आप, ध्यान देना यहाँ और यहाँ जो वेरिएबल है ना, दोनों जगह सेम वेरिएबल यूज हो रही, तो अब ऐसा तो आप कर नहीं सकते हो कि एक्स की वैल्यू 100 यहाँ पुट करो तो एक्स की वैल्यू जीरो यहाँ पुट करो, जो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे वही एक्स की वैल्यू पुट करोगे, और ये तो ये बोल रहा है कि देखो एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो मैं टू से बढ़ा जाने वाला हूँ हमेशा, बस जीरो पे मैं टू आऊंगा। तो अगर आपको टू आना है, ये बोलेगा इससे कि अगर आपको टू आना है तो एक्स इक्वल टू जीरो पे आ जाओ, तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं तो हम दोनों कभी लाइफ में बराबर नहीं होने वाले।
समझना मेन कंटेंट, इस पे फोकस कर रहा हूँ मैं। मैथ्स को एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ बेटा आपको, है ना। मैथ्स को एनालिसिस करना कि एलएचएस आरएचएस को कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को और एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को। ये जो दुनिया अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये एनालिटिकल लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए। अभी दिक्कत आएगी, बट विथ टाइम इसको डेवलप करना है, अगर कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है तो। रिपीट करूंगा मैं शुरू से वापस, ठीक है। 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x, आप बोलोगे सर हमेशा 2 से बड़ा होता है, एकदम परफेक्ट बोलोगे कि सर एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल है, हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। और ये भी हमको पता है कि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। 2 की पावर x हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 2 से इन्फिनिटी तक लाई करेंगे। और हमको ये भी पता है कि ये 2 कब आएगा, ये 2 आएगा x = 0 के लिए, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ये अपनी एक दुनिया सीख गए आप। ये आप बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री की आदत है अपने आप को बार 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 रिपीट करती है वैल्यू। तो ये 0 से लेके 2 के बीच में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कॉस स्क्वायर की रेंज 0 से लेके 1 के बीच में आती है। उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 से लेके 2 के बीच में आएगी। और इसकी जो 2 वैल्यू है, तो सर इसकी 2 वैल्यू जो है ना, ये इनफाइनाइट टाइम्स आ सकती है, क्योंकि कॉस स्क्वायर 1 इनफाइनाइट टाइम्स हो सकता है ना। इनफाइनाइट वैल्यू के लिए कॉस स्क्वायर 1 हो सकता है, तो ये इनफाइनाइट बाय वैल्यू आ सकती है। ये ठीक है, ये इसके एनालिसिस अलग, इसके एनालिसिस अलग। बट नाउ यू हैव टू कंबाइन द एनालिसिस ऑफ दिस टू। तो ये बोलेगा देखो भाई, अपन दोनों बराबर हो सकते हैं सिर्फ 2 के लिए, जब मेरी भी वैल्यू 2 हो और आपकी भी वैल्यू 2 हो। ये ऐसा बोल रहा है इससे कि हम दोनों को 2 बराबर होना पड़ेगा, अगर हमको ये इक्वेशन, ये इक्वल टू को होल्ड करना है तो। फिर ये बोलता है कि देखो 2 मैं तो बस एक ही बार होऊंगा, तुम कुछ भी कर लो, मैं एक बार होऊंगा x = 0। ये बोलता है मैं तो इनफाइनाइट बार हो सकता हूँ यार, मेरे को दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्री हूँ। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट बार हो सकता है। तो ये बोलेगा कि चल अपन ऐसा करते हैं कि जब मैं 2 हो जाऊं, उसी टाइम पे टू टू भी 2 हो जाए, उसी टाइम पे 2 भी 2 हो जाए, तो हम दोनों 2 = 2 दे देंगे, सॉल्यूशन दे देंगे इक्वेशन का। बोला मेरे पास कंस्ट्रेंट है, मैं तो सिर्फ x = 0 के लिए 2 दे सकता हूँ। फिर ये पूछेगा क्या तू x = 0 के लिए 2 वैल्यू दे सकता है? क्या x = 0 के लिए ये भी 2 वैल्यू आ सकती है? बताओ जरा। क्या x = 0 के लिए 2, ये इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए ये आएगी 2, बट क्या x = 0 के लिए भी आएगी? x = 0 पुट करोगे बेटा तो ये 0 0/6 इज 0, और कॉस स्क्वायर 0 की वैल्यू होती है 1। और अगर 1 होती है तो 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 करेगी, तो यस x = 0 पे लेफ्ट हैंड साइड वाला बोलेगा मैं भी 2 हो जाऊंगा। तो फिर भाई दोनों एग्री कर गए कि अपन अगर x = 0 दोनों पुट करते हैं तो हम दोनों की वैल्यू 2 2 आ जाएगी, हम सॉल्यूशन दे देंगे। ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विच इज x = 0। आप समझना यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे सेम है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें वेरिएबल भी अलग करूंगा। ठीक है, तो ये टिपिकल एनालिसिस है जो आपने ट्रिगो वन और ट्रिगो इक्वेशन पढ़ी है उसकी। इसीलिए मैंने बहुत इम्फेसिस, बहुत धीरे 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 एक चीज दो दो तीन तीन बार सुन के पढ़ाइए। इन केस अगर आपको इसमें और डाउट होता है तो इसको सोचो समझो। ये थोड़ा सा अभी आपके ऊपर लेवल पे आएगा, बट मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं किया है। मैं अगर जेई एडवांस की बैच भी लेता तो मैं ये क्वेश्चन करा था। और पूरी ट्रिगो के जितने भी आपके 5-6 लेक्चर हुए हैं अभी तक, मैंने बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं किया है कि मैं मेंस को पढ़ा रहा हूँ या एडवांस को, क्योंकि अभी आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक दिन का इशू नहीं है कि आप एक दिन में प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाओ, कभी भी नहीं होता। विथ टाइम ही आप डेवलप करोगे। द मेन थिंग इज यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। दैट थिंकिंग, दैट डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। आई एम ट्राइंग टू गिव यू दैट डायरेक्शन इन विच यू कैन थॉट, यू कैन थिंक। ठीक है, तो थोड़ा सा उस चीज पे फोकस करना, हो सकता है थोड़ा टफ लगे, बट मैं इजी इजी क्वेश्चन करा के आपकी थिंकिंग को नहीं रोकना चाह रहा हूँ। आप जितना सोचोगे उतना ज्यादा आप इवॉल्व करोगे। दैट प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन आई वांट फ्रॉम योर एंड। ठीक है, इसको एक बार और देखना समझना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो इसके बारे में और क्लियरिटी आएगी बेटा आपको। तो एक बार और देखना, अगर आप प्रॉब्लम है ना, इस क्वेश्चन को समझना, 100% समझना। भले ही आपको 10 बार इसकी रिकॉर्डिंग देखनी पड़े ना, आप देखना, जरूरी है बेटा ये। कि वो फीलिंग अंदर से आनी चाहिए कि नहीं भाई, अब अगर कोई दूसरा बच्चा भी है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जिस दिन आपने दूसरे को एक्सप्लेन कर दिया
उस दिन आप समझ गए। अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन, अच्छा उसको एक्सप्लेन करना नहीं, उसको समझ में भी आना चाहिए, तो आपको समझा हुआ काम का, तो आप 100% समझोगे, नहीं तो आप नहीं समझोगे। ठीक है, तो थोड़ा उस तरीके से समझना है कि इफ यू नीड टू एक्सप्लेन इट टू अदर, तो उसको समझ में आ जाए। जिस दिन आपने ये कर लिया, मतलब आप सीख गए। ठीक है, चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन और दूसरा बताता हूँ आपको, मजे आएंगे उस क्वेश्चन में। इसको लिख लो बेटा। देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो चीज इन्वॉल्व हुई है, ट्रिगो और एलजेब्रा। दो चीज इन्वॉल्व हुई है, तो भाई थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। और इसके बारे में आप अभी तक इतना जानते नहीं हो बेटा, क्योंकि एलजेब्रा अभी तक हमने इतना नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए थोड़ी सी आपके पास चैलेंजेस हो सकते हैं। चलो बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। आपका TWT कब है बेटा? संडे को? ट्रिगो इक्वेशन का? यार ट्रिगो इक्वेशन का पक्का? ट्रिगो इक्वेशन का मतलब मैथ्स में ट्रिगो इक्वेशन है? चलो ठीक है। हमेशा ट्रिगो इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्यूशन से भी सॉल्व करने की देखना बेटा ना। सॉल्यूशंस जो देके रखे हो, जो ऑप्शंस देके रखे हो, उससे भी आप उल्टा सोच सकते हो। अब देखना, ये वाले क्वेश्चन को आप समझोगे, सॉल्व करोगे ना, तो आप थोड़े कंफर्टेबल रहोगे बेटा। बेटा अभी डाउट के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कल मेरे 4 लेक्चर शेड्यूल्ड हैं ऑफिशियली। मतलब मॉर्निंग 2-2 घंटे के, 1.5-1.5 घंटे के 2 लेक्चर, और इवनिंग भी। इनफैक्ट 4 से 6 और 6 से 8, इवनिंग में तो 4 घंटे के शेड्यूल्ड हैं ऑलरेडी। और मॉर्निंग में 4 घंटे, 3 घंटे के शेड्यूल्ड हैं ऑलरेडी। यस यू आर राइट। बट अगेन यहाँ पे आप सोचना कि ट्रिको तो इन्वॉल्व है दोस्तों, एलजेब्रा भी इन्वॉल्व है। और एलजेब्रा में आपका फेवरेट कौन इन्वॉल्व है? एलजेब्रा में आपका फेवरेट क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व है, राइट? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है बेटा, तो आपको थोड़ा ये समझना है कि कहीं ना कहीं रेंज को रिलेट करना पड़ेगा अपन को। अब जरा इसकी वैल्यू बताओ, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? तो आप बोलोगे सर -√12² प्लस 5² से लेके +√12² प्लस 5² तक आएगी, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है, -13 टू +13 आएगी। और जरा अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से इसकी रेंज भी बता दो आप मुझे, कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी। जो राइट हैंड साइड में भाई साहब लिखे हुए हैं वाई की टर्म्स में लिखे, वेरिएबल अलग अलग है इस बार। इस बार लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल एक्स है और राइट हैंड साइड पे वेरिएबल वाई है, दोनों को आपस में कोई लेना देना नहीं है ना। आप वाई की वैल्यू कुछ भी पुट करो, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, कोई लेना देना नहीं। रेंज ऑफ राइट हैंड साइड क्या आएगी? अरे बेवकूफ हो, इसकी रेंज पड़ी है ना। अरे दोस्तों इसकी रेंज पड़ी है ना, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, -d/4a टू इन्फिनिटी आती है ना। अरे भाई भूल गए क्या?
-d/4 है, टू इन्फिनिटी आती है, तो भाई इसकी जो रेंज है ना वो 13 टू इन्फिनिटी आएगी। 13 टू इन्फिनिटी आएगी। निकाल सकते हो ना, ये तो -d/4 है, याद आया नहीं आया इसकी रेंज? अब जरा मुझे ये बताओ कि एलएचएस और आरएचएस को इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बेटा देख, टीडब्ल्यूटी में जो भी आएंगे सॉल्व करने की कोशिश करना बस। अभी टीडब्ल्यूटी में तेको जो भी देंगे, जेई मेन से फर्क पड़ता है ना। देखो यार, ठीक है, टीडब्ल्यूटी में इतना टफ क्वेश्चन एक आधा आ गया तो आ गया, एक दो क्वेश्चन आ गए तो आ सकता है। मेरे को पता ही नहीं है टीडब्ल्यूटी है, कौन बना रहा है पेपर, क्या हो रहा है, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कुछ। जब इतनी जल्दी टीडब्ल्यूटी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। इट्स नॉट गुड। ऐसा थोड़ी होता है, 2 वीक, अभी 2 वीक हुए ना अपन को। 2 वीक में मैं ट्रिगो इक्वेशन करा के बुकलेट कहाँ से सॉल्व कर लोगे आप? प्रैक्टिस कहाँ से लेके आओगे? मैं डाउट कब क्लियर कर पाऊंगा? ऐसा थोड़ी होता है। पर ठीक है, चलो फाइन, लेट्स। पेपर भी मेरे को नहीं पता है, पेपर कैसा बनाएंगे, बेसिक पे बनाएंगे, टफ बना दिया या कैसे बनाएंगे? दैट ऑल्सो आई एम नॉट एट ऑल अवेयर राइट नाउ। चलो ठीक है, अपन तो अपना काम करते हैं यार। देखो, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। अपन तो अपने हिसाब से चलते रहते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? अपन को तो सीखना है ना, आपको तो मेंस में स्कोर करना है। तो एक प्रोसेस है, कोई एक दिन की तो बात है नहीं। हम, आपकी और हमारी एक दिन की बात नहीं है। भले ही बाकी सबके लिए एक दिन की बात हो सकती है, आपकी और हमारी, आपको पूरे 2 साल पढ़ना है, उसके बाद एग्जाम देना, हमको पूरा 2 साल पढ़ाना है, आपको एग्जाम देना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा। तो डोंट वरी अबाउट इट। पेपर आगे पीछे चलते हैं, क्योंकि उनके पास भी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज हैं। मतलब डेफिनेटली दे आल्सो डू नॉट वांट के दिक्कतें आए, एंड दैट इनफैक्ट यू यू अंडरस्टैंड इन दैट वे कि दे आर मेकिंग यू, मतलब दे आर चैलेंजिंग यू, और सिस्टम इज चैलेंजिंग यू, तो यू विल डेफिनेटली लर्न फ्रॉम इट। तो दैट इज टाइप ऑफ ए चैलेंज यू हैव टू टेक, कि शॉर्ट टाइम में अच्छा करना है यार हमको। अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए यार अच्छे से। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है यार, चैलेंजेस हैं, आने दो, फेस करेंगे, उसी से तो सीखोगे। अगर मैं हमेशा आपको कंफर्टेबल दे दूं कि 2 महीने हमेशा दे दूं, तो आप 2 महीने की आदत नहीं पड़ेगी आपको। आगे से आपको 30 चैप्टर करना है। ऐसे थोड़ी होता है हमेशा, राइट? तो ठीक है, पार्ट एंड पार्सल है, हर प्रिपरेशन का चलता है ये सब। उसको इतनी सीरियसली नहीं लेने का किसी भी चीज के। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर देखो, इसको भी तो आप 13 करना पड़ेगा और इसको भी 13 करना पड़ेगा। अब दोनों को जब 13 करना पड़ेगा, तो भैया ये 13 कब होगा? ये तो एलजेब्रा है। ये तो बोलूंगा देखो, 13 में एक ही बार होगा, मैं बार बार नहीं होता 13। तो अब आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा। ये y इज इक्वल टू 2 के लिए होगा। मतलब ये -d/4 है, जो वैल्यू आती है -b/2a के लिए आती है। याद आया? और इस केस में -b/2a अगर आप करोगे, तो आपके पास 2 आएगा। -b/2a किसके लिए है? तो आप बोलोगे देखो, अगर सर आपको सॉल्यूशन चाहिए ना, तो y को तो 2 होना कंपलसरी है। y 2 के अलावा कुछ भी हुआ, तो भाई ये जो एल एच आर एच एस वाला पोर्शन है, ये 13 से बड़ा हो जाएगा, और ये 13 से बड़ा हो गया तो x कुछ भी पुट कर दो, सॉल्यूशन कभी नहीं आने वाला। ठीक है, तो y की वैल्यू तो 2 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, और x की वैल्यू निकालना, तो अब आपका फेमस पैटर्न ही हो गया, 12 sin x प्लस 5 cos x। टाइप 5 एग्जैक्टली।
एक सेकेंड। अब इसके लिए x की एक वैल्यू थोड़ी आएगी, इसके लिए x की कितनी वैल्यू आएगी दोस्तों? बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। इसके लिए x की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। कैसे निकालोगे? तो आपका टाइप 5 है, टाइप 5 को जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व कर लोगे, है ना। 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 13 से डिवाइड करना, 12/13 साइन एक्स प्लस 5/13 कॉस एक्स इज इक्वल टू 13/13। फिर इसको बोलोगे सर इसको लिख देता हूं मैं कॉस अल्फा या कॉस थीटा लिख देता हूं, चलो, साइन एक्स प्लस साइन थीटा कॉस एक्स। जो कल की दुनिया अपन ने सीखी वो है भैया। तो ये आप बना लो कॉस ऑफ एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 दोस्तों। फेमस फॉर्मूला आपके पास, एक्स प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2n पाई। तो एक्स कितना आ जाएगा? 2n पाई माइनस थीटा। और थीटा कितना आ जाएगा आपके पास? थीटा आ जाएगा आपके पास, अरे रे 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 रे, एक गलती है भाई। इसको साइन लिखो, इसको कॉस लिखो, और ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। ये लिख दो आप साइन अल्फा या साइन थीटा, इसको लिख दो आप कॉस थीटा, और इसको कॉस एक्स माइनस थीटा लिख दो, ये माइनस थीटा लिख दो, और ये प्लस थीटा कर दो। और थीटा अब जब साइन थीटा 12/13 है तो थीटा साइन इनवर्स 12/13 आ जाएगा, या कॉस इनवर्स 5/13, जो भी आपको लिखना है, या टेन इनवर्स लिख सकते हो आप, जो भी। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स की वैल्यू, और ये आ जाएगी आपके पास वाई की वैल्यू। एक और लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टीडब्ल्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है आपको, मैंने चैप्टर चैप्टर के हिसाब से पढ़ाया है बेटा, ठीक है। मतलब इवन मैं तो अभी तक अवेयर भी नहीं था टीडब्ल्यूटी है, दैट्स व्हाई। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन आपको इस टाइप के आएंगे, इसको नोट करना, फिर कराता हूँ वो क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। हाँ, साइन वाला भी काम करेगा बेटा, नो इश्यूज। देखो अगर मैंने पूछा कि 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू m, फाइंड m सो दैट इक्वेशन विल हैव सॉल्यूशन, मेरे को बता सकते हो क्या होगा? इस पे तो क्वेश्चन आएगा, टीडब्ल्यूटी में मान ही नहीं सकता कोई भी पेपर बनाए ये क्वेश्चन आए या नहीं है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन तो आएगा। 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू m। कि भाई m की क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो मैं क्या, तो आप क्या बोलोगे सर? देखो m की वैल्यू लाने के लिए अगर इसकी रेंज में m आया तो ही सॉल्यूशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आप बोलोगे कि सर इसकी रेंज जो है ना वो माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तक होगा।
इसकी वैल्यू आ जाएगी -√13 टू +√13। तो अगर इस रेंज में m की वैल्यू अगर आप दोगे तो ही सॉल्यूशन मिलना है। कैसे निकालना है वो तो आपको पता है, राइट? √a² + b² से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके वो मेथड से ही सॉल्व करना है। उसमें कोई टाइप, ये टाइप कौन सा है अपना, टाइप 5 ही है। बट m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? m की वैल्यू अगर √13 से बड़ी हो गई तो आप x कुछ भी पुट कर लो, इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। या -√13 से छोटी हो गई तो भी सोल्यूशन नहीं आएगा। देखो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन भी आ रहा है ना, उससे डरना मत बेटा, उसको थोड़ा सॉल्व करके देखना। हमेशा जब भी ट्रिगो को सॉल्व कर रहे हो ना, ट्रिगो इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, हाँ, दैट्स ऑल, दिस इज द वैल्यू ऑफ m, खत्म। m की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक होनी चाहिए सॉल्यूशंस के लिए। कैसे निकालना है वो तो तुम लोग एक्सपर्ट हो यार, कर चुके हैं। ट्रिगो इक्वेशन को हमेशा ना, कभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कीप ऑप्शंस इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्टिक्स। ऑप्शंस पे नजर फिराना बेटा, ऑप्शन पे नजर आपकी होनी चाहिए। अगर ऑप्शन पे नजर होगी बेटा, 1 क्यों आएगी यार? ऐसा थोड़ी होता। जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर मैंने देखो 2 sin x + 3 cos x लिखा, अगर तेरे पास मैंने इसको दे दिया कि चल ये √13 हो गया, तो एक सॉल्यूशन थोड़ी आएगा, जनरल सॉल्यूशन आएगा, x की इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। रिवाइज करके जाना बेटा पूरा नोट्स अच्छे से, है ना? तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, चलेगा, क्या दिक्कत? अगर वो m की मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो √13 बोलता, मिनिमम वैल्यू पूछता तो -√13 बोलता। मतलब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग, यू हैव टू गिव द आंसर, दैट्स ऑल। तो कभी भी आप ट्रिगो इक्वेशन के जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना दोस्तों, कीप दिस थिंग इन माइंड कि ऑप्शन क्या है। आप ऑप्शन से हमेशा जा सकते हो जब भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम सॉल्व कर रहे हो। इस पे भी फोकस करना थोड़ा सा। फिजिक्स में क्या काइनेमेटिक्स 2 आ रहा है, राइट? प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह। फिजिक्स में ठीक है यार, शुरू के चैप्टर छोटे छोटे हैं। फिजिक्स बहुत एडवांटेज लेके जाता है इस केस में। वेक्टर्स छोटा टॉपिक, डिफरेंशिएशन छोटा टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं तो दिक्कत नहीं होती। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, कहीं ना कहीं चीज छूटनी है। क्वाड्रेटिक पढ़ाते रहो, पूरा कैलकुलस ओपन कर देता है। ट्रिगो इक्वेशन आ गया, ट्रिगो इक्वेशन में भी सब कुछ घुसता है। इस केस में थोड़ा सा एडवांटेज फिजिक्स ले जाता है। अभी केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा, जैसे मोल कॉन्सेप्ट ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा लेंदी टॉपिक हो जाता होगा। चाहोगे यार केमिस्ट्री जैसे टॉपिक में? अभी क्या होता है, जब भी एक टॉपिक बहुत बड़ा है ना, तो आपको केमिस्ट्री जैसे, या मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अभी आपको डिटेल नहीं है बताना, हमको सारी चीजें बतानी है अभी। जब हमको सारी चीजें बतानी है तो इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। अगर छोटे चैप्टर हैं तो ठीक है, बट यहाँ तो एक चैप्टर के अंदर 20-20 सब टॉपिक हैं, 25-25 सब टॉपिक हैं, 20-25 ऐसी चीजें हैं जो नई हैं एकदम। हर चीज आपको बतानी है। अब आगे से ऐसा नहीं होता है। जैसे ये शुरू के 3-4 चैप्टर हो जाते हैं ना, अगर शुरू के 3-4 चैप्टर हो जाते हैं ना, तो हमारे पास फिर बहुत एडवांटेज आ जाता है, मैथ्स में स्पीड बढ़ जाती है। मैथ्स की स्पीड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सकती है। बट शुरू में स्लो ही खींचना पड़ता है, शुरू में आपके हाथ ही नहीं चलते। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते, भाई इसको सॉल्व कैसे करूं। 3-4 महीने लगते हैं कि उस जोन में जाने के लिए, चलो मैथ से सॉल्व करना है। फिजिक्स इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू अप्लाई। अप्लाई मतलब कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन होना चाहिए बेटा। इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग, फिजिक्स आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। सिंपलर वे में, इजी वे में, कम टाइम में अप्लाई कर सकते हो इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग। जैसे 1 डायमेंशन मोशन, इफ यू आर फीलिंग इट प्रॉपरली ना, आने दो कुछ भी, तो यू कैन अप्लाई इट। दैट इज द थॉट प्रोसेस। वो थॉट प्रोसेस का गेम है।
मैथ्स थॉट प्रोसेस तो इन्वॉल्व है, ये साथ में प्रैक्टिस भी बहुत इन्वॉल्व है यार। बोलो बेटा प्रकृति, क्या डाउट है? चलो तो मैं यहाँ पे एंड करूंगा बेटा। हाँ बोल बेटा प्रकृति। सर एक्सरसाइज का एक सम सॉल्व करो ना। कौन सा? मैं बोलूँ क्वेश्चन? हाँ कौन सा क्वेश्चन बता देना। 14th एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 है। 1। यस सर। साइन स्क्वायर इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू √3 टेन थीटा। मैं बता दूंगा बेटा बाद में, उसको बता दूंगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिशा, इसीलिए मैंने उसको बताया नहीं कि उसके इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। मतलब मतलब ठीक है, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे ना अभी। अगर इसको लिखेगा तो इसको साइन स्क्वायर बाय कॉस लिख दे प्लस √3 साइन बाय कॉस लिख दे, और साइन बाय कॉस कॉमन ले ले, यू आर लेफ्ट विथ साइन प्लस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस कॉस का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये साइन को 0 ले ले या साइन प्लस √3 को 0 ले ले। तो यहाँ पे साइन थीटा तो माइनस √3 ले लेना, विच इज नॉट पॉसिबल, और साइन थीटा इक्वल टू 0 ले लेना। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आंसर आना चाहिए, बी ऑप्शन। कहाँ पे एडिशन है दोस्त? कहाँ पे? सर साइन के बाद एडिशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा, ऐसा है क्वेश्चन। अरे यार, नहीं नहीं, मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, मेरे पास जो बुकलेट है उसमें आंसर क्या देख के रखा है इसका? गलत प्रिंट हो गया रहेगा। मेरे इसमें गलत है कि तेरे इसमें गलत सर मेरे में दिया साइन है? स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा प्लस √3 ओके। बाय तो टेन थीटा। हो सकता है मेरे पास अपडेटेड हो, तेरे पास अपडेटेड नहीं हो, कुछ ऐसा लफड़ा होगा। यस सर। ठीक। प्रेशराइज तो होंगे बेटा, प्रेशराइज्ड इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर जेई, डोंट वरी अबाउट इट, देन ओनली यू विल बी गुड ना। जब तक आप प्रेशराइज सिचुएशन में परफॉर्मेंस नहीं दोगे, कैसे जीतोगे? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड देखा ही होगा अभी आपने, ओलंपिक खत्म हुए, प्रेशराइज सिचुएशन में ही तो परफॉर्मेंस मैटर करने वाला है बेटा। तो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट, डोंट वरी अबाउट इट। बोल बेटा। Sir, can you help me in the sum I have sent you on WhatsApp? वो तो जो कल का लास्ट टाइम हाँ हाँ सर, डिस्कस किया वो था। लास्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, पाई/4 माइनस एक्स आएगा या एक्स माइनस पाई/4? कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला था क्या? सर नहीं, इससे पहले जो हमने सब्स्टिट्यूशन वाला किया था। हाँ सर, ये वाला। ये वाला ना? यस सर, यस सर, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे, यस सर, यहाँ मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर एंड में प्रॉब्लम आ गई। ये करके ये आ जाएगा तेरे पास। फिर ऐसा कैसे लेकिन? सर आई गॉट साइन पाई/4 साइन एक्स प्लस कॉस पाई/4 कॉस एक्स, तो उसको पाई बाय कॉस ए माइनस बी होगा ना, ए ए इज पाई/4। कॉस ए माइनस बी लिख या बी माइनस ए लिख, दोनों केस में बराबर ही होता है ना, बट सर कॉस को लेकिन कोई फिर आंसर में फर्क आ रहा है ना एंड आंसर, वाले में। आंसर तेरे को दिख अलग रहा है बट आंसर है सेम। यही है ना कि मैथ्स में रिप्रेजेंटेशन का फर्क है, बाकी और कुछ नहीं। तो अगर अगर मैं पाई/4 माइनस एक्स लिखूंगा तो दोनों साइड पाई/4 कट हो जाता है। तू इसको इस तरीके से भी लिखेगा ना, ये कट नहीं होगा, प्लस माइनस है सबसे पहले तो ये, है ना। एक्स को इधर ले जाएगा तो एक्स आ जाएगा तेरे पास -2n पाई, एक्स को इधर ले गया, इसको इधर ले गया, तो माइनस और प्लस पाई/4, प्लस पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, देख -2n हो या +2n हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है क्यों?
सर वाई? कि सारे n तो सारे इंटीजर है, तो मैं +2n लिखूं या -2n लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? सर लेकिन फिर ग्राफ पे दूसरे साइड चले ग्राफ पे जाएगा ना। फर्क नहीं पड़ता, इसमें ग्राफ है ही नहीं ना, n तो कोई भी इंटीजर है, राइट? यस सर। अभी n पॉजिटिव है तो 2n और n नेगेटिव है तो -2n, दोनों बराबर ही तो आएंगे, क्या फर्क पड़ता है? सर नहीं, जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग नंबर्स भी आएंगे ना फिर। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? देख, अगर ये एंगल है पाई, ठीक है, अब इसको मैं n पाई यस लिखूं सर। या -n पाई लिखूं, दोनों का पार्ट है ना ये पाई। तो अभी n की वैल्यू 1 के लिए ये इसका पार्ट है और n की वैल्यू -1 के लिए ये इसका पार्ट है, क्या फर्क पड़ रहा था? अच्छा क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी ओके। क्लॉकवाइज की बात नहीं है, ये n क्या है तेरे पास? एक जी जी। n कोई भी इंटीजर है ना, अगर n कोई भी इंटीजर है तो -n क्या है? -n भी तो कोई भी इंटीजर है, ओके सर, तो वो तो फिर फर्क नहीं सारे पड़ता माइनस। हाँ, हर एक क्वेश्चन सारे में अगर तू +n की जगह -n डाल देगा तो कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सर तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएंगे, अपना वही पर्पस है, -∞ टू +∞, सारे इंटीजर लेना है, सारे इंटीजर आ जाएंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलो बेटा, ट्वेंटी थ्री सम में, चल हिंट दे देता हूं मैं अभी, देखो कॉट को 10 में, चल 23 सॉल्व कर देता हूँ यार, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, दिक्कत। हाँ बेटा बोल। सर मैंने आपको व्हाट्सएप में भेजा है काम, और ये देखो। मेरे को भेज अभी। अरे व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आते हैं कि पता ही नहीं रहता है यार, किसका रिप्लाई नहीं हुआ है सर, मैंने किसका नहीं। जस्ट भेजा है अच्छा अभी भेजा है 2 क्या? मिनट पहले। ओके, तो इसमें इसको ऐसा लिखना है, इसको लिख दे 10 of π/2 - π sin थीटा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, इसको तो पाई ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू n π + π/2 - π sin थीटा। इसको इधर लेके आएगा तो cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू n + 1/2 आ जाएगा, पाई को कैंसिल करने के। इसके बाद इसको सोचना पड़ेगा, तो ये अभी के लिए नहीं, अब इसकी और इसकी रेंज को कंपेयर करना बेटा। n कैन बी एनी इंटीजर, राइट? तो n अब इसमें कोई भी इंटीजर नहीं ले सकता हूं मैं, n की वैल्यू यहाँ पे लूंगा या तो 0 या तो -1, दैट्स ऑल। ये दो n की वैल्यू के लिए आप देखो सॉल्यूशन मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, ठीक है? हाँ क्या प्रॉब्लम है बेटा, बोल इसके अंदर। राहुल बोल। हाँ सर, मेरे को tan थीटा का रेंज मिल गया, मतलब जनरल सोल्यूशन, ठीक है। हम्म, लेकिन उसके बाद मेरे को ये एक्सेप्शन क्या करना है, मेरे को समझ नहीं आया। नहीं नहीं, 10 को कभी भी दो वेरिएबल होते हैं ना, जैसे tan थीटा है तो हाँ। tan थीटा को, और cot थीटा है तो cot को लिख दे π/2 -2 थीटा। नहीं सर, वो समझा मैंने। हाँ उसके बाद ऑप्शन में वो है ना, n नॉट इक्वल pm। हाँ, तो या नहीं, ये पार्ट अपन को डिस्कस करना बाकी है बेटा, बाकी है अभी वो पार्ट, तो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ वो पार्ट डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली, ठीक है? तो उसको छोड़ दे अभी वो वाले पार्ट को, उसमें डिफाइन 10 अगर डिफाइन नहीं होता ना, वो वाला सीन सीन में आ जाता है। हाँ सर, वो मैं समझा ये क्यों एक्सेप्शन दिया है, लेकिन वो आ रहा नहीं है जैसे। हाँ नहीं नहीं ठीक है, अभी के लिए छोड़ दे वो। बचा हुआ तो 2n + 1 π/6 तो आ गया ना तेरा। हाँ हाँ। हाँ वो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि बेटा अगर एसी एन की कुछ वैल्यू पुट करेगा ना तो वो tan थीटा या cot 2 थीटा डिफाइन नॉट नहीं होता है, डिफाइंड हो जाएगा। हाँ। इसीलिए इसीलिए वो आता है, तो वो पार्ट अभी कवर नहीं किया मैंने, ठीक है? इसकी रेंज निकालना, उसके हिसाब से निकालना, -√2 टू +√2 इसकी रेंज होती है बेटा। उसकी रेंज के हिसाब से n की वैल्यू चूज कर, 0 तो चलेगी, -1 भी चलेगी, +1 नहीं चलेगी, +1 नहीं चलेगी, -2 भी नहीं चलेगी, इसकी रेंज के हिसाब से निकालना। इस रेंज में n की क्या वैल्यू पुट करूंगा, जैसे 0 के लिए 1/2 आ जाएगी, इस रेंज में आ जाएगी, -1 के लिए -1/2 आ जाएगी,
ठीक है, उसको सोचना और मैं कराऊंगा, क्लास में करा दूंगा वो क्वेश्चन।